अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। You're watching Prime Time with नीलम नवाब। नाज़रीन, मुल्क भर में इस वक्त कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हुकूमत ने अब स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सेशन के बाद फैसला किया गया है कि जिन जिन मकामात पर यानी हॉटस्पॉट्स पर कोविड-19 केसेस की तादाद ज्यादा है, उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के तहत कंप्लीटली सील कर दिया जाएगा। और फिर इसी सिलसिले में बात करते हुए हमें जो पंजाब हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो अपनी मीडिया टॉक में बताती हैं कि लाहौर के जितने भी अफेक्टेड नेबरहुड्स हैं, एरियाज हैं, वो कल से 2 हफ्ते तक बंद कर दिए जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए नेशनल असेंबली बजट सेशन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ ने जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके खिलाफ काफी जारहाना तकरीर की और हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उनको काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान 2 साल में टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा सके हैं और नवाज शरीफ दौर में जीडीपी ग्रोथ 5.5% थी, जो अब नए पाकिस्तान में -0.4% पर जा चुकी है। ख्वाजा आसिफ के बाद हमने देखा कि असद उमर साहब आते हैं, वो स्पीच करते हैं और वो उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि फरवरी तक हमारे रेवेन्यू में 17% जो है वो इंक्रीज हुआ है और जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट थी उसमें जो पिछले साल की निस्बत 2 गुना इस दफा इजाफा नजर आया है। और फिर नून लीग की जो हुकूमत थी उसने कर्ज ले लेकर मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। तो ये तो हाल था हमारे नेशनल असेंबली के सेशन का। अब हम अगर पंजाब असेंबली सेशन की बात कर लें तो हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब का 2240 बिलियन रुपीस का बजट आज पेश कर दिया गया। और जो सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श साहब थे, उन्होंने बजट स्पीच से खिताब में कहा कि ये जो अखराजात है, जो जारी इस वक्त अखराजात है, उसका हुजम 12 खरब 99 अरब से बढ़ाकर 13 खरब 18 अरब रुपए जो है वो कर दिया गया है। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो सरकारी मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने की तजवीज पेश की है। अपोजिशन की जानिब से बजट तकरीर के दरमियान जो है काफी नारेबाजी नजर आई हमें उनकी जानिब से होती हुई। और फिर हम आगे चलकर अपने शो में इस पंजाब बजट के जो मेजर पॉइंटर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल हियर। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ हमें फोन पर ज्वाइन करेंगे बीपर पर जनाब इब्राहिम खान साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ही ज्वाइन करेंगे इनके साथ जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपने आज का रन डाउन सुना, हमारे सामने नेशनल असेंबली का सेशन भी है और फिर पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली का सेशन भी है। बट लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल असेंबली सेशन, जिसमें कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से काफी एक दूसरे के लिए अग्रेसिव मोड नजर आया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते नजर आए और कोविड-19 के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो कह रहे हैं कि हुकूमत माशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और वो कोविड-19 के हवाले से भी वो गैर मुतमईन नजर आए। हम एग्जैक्टली आपको सुनवा देते हैं कि व्हाट डिड ही से टुडे इन नेशनल असेंबली एंड देन वी विल ओपन आवर डिबेट ऑन दिस। मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए। वो अंपायर भी मिल गया उनको, तमाम तर लवाजमात इलेक्शन जीतने के उनको मुहैया किया गए कि ये परफॉर्म करेंगे। आज 2 साल के बाद डाई हार्ड सपोर्टर जो हैं वो इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये अभी रींग रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन उस हद से हद को आगे अबूर नहीं कर पा रहे। मार्च के बाद कोरोना आया था, ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि एक फ्लू है, घबराना नहीं, ये इंटरिम बजट है, ये एक मिनी बजट और आएगा और टैक्सेस भी लगेंगे। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा, कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का। उन्होंने कहा था एमनेस्टी स्कीम चोरों के लिए होती है। माजी बईद में और माजी करीब में दोनों में उन्होंने उसका फायदा उठाया। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए, इनको ईसीएल पे डाल दें ताकि ये बाद में चले ना जाएं। इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर है इनके। इस महंगाई
जी, जैसे कि आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच सुनी, काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। वो ईसीएल पर डालने की भी बात कर रहे हैं हफीज़ शेख साहब और गवर्नर एसबीपी को। अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम ऑपोज़िशन से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करना चाहेंगे। राना एहसान अफजल साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बड़े बरसते नज़र आए और गरजते नज़र आए हुकूमत पर, चाहे हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी हो या कोविड पॉलिसी हो, वो किसी भी पॉलिसी से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इकोनॉमिकली अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है वो वही खड़ा है जहां पुराने पाकिस्तान का था। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर के कुछ नंबर्स जो हैं वो भी थ्रो किए, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ दौर में जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 5.5 थी और इमरान खान के इस नए पाकिस्तान में जीडीपी जो है वो -0.4 पर आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने पर 1500 अरब का नुकसान हुआ है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इंटरिम बजट है, अभी एक और बजट आएगा और फिर टैक्स लगेंगे। तो इतनी गैर इत्मीनानी, और जबकि ओवरऑल कोविड-19 का सिचुएशन ग्लोबली जो है वो सबके लिए ही चैलेंजिंग है इस वक्त। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जितनी भी बातें की, उन्होंने जितने भी फिगर्स लिए जो उन्होंने बताए अवाम को और कौम को, वो सारे इन्हीं की ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं से ही पढ़ के बताए। अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ के बताया और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। आप देखेंगे कि हकीकत यही है कि जो 5.5 की जीडीपी हम छोड़ के गए, हमारे बकौल 5.8 इन्होंने रिवाइज कर दी है 5.5 पे, और फिर इन्होंने कहा कि हमारी 3.3% की जीडीपी ग्रोथ हुई है। और फिर इनके एक साल बाद जो फिगर, जो मैं फाइनेंशियल ईयर 19 की बात कर रहा हूं, और वो निकली खुद इनके मुंह से कि वो 1.9% जीडीपी ग्रोथ रेट निकली। यानी कि इतनी बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन की गई कि दुनिया भर ने देखा होगा कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के फिगर्स भी गलत, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स भी गलत, और वो उन्होंने रिवाइज डाउन करके जीडीपी ग्रोथ 1.9% की। और इस साल अभी ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं 0.4 माइनस ग्रोथ जीडीपी के, अभी एक्चुअल नंबर्स आएंगे। और अब आप खुद सोच लें कि एक्चुअल नंबर्स में जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि -2.6% पे बैठेगी, आईएमएफ प्रिडिक्ट कर रहा है कि -1.5% पे बैठेगी। लेकिन जिस तरह इनको आदत है सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर नून लीग पे लगाने पे, पहला साल इन्होंने 2 साल ये किए, अब अगले 3 साल ये अवाम को कोरोना कोरोना रोते हुए नजर आएंगे। मैं आपको कोरोना से पहले लेके जाना चाहता हूं। कोरोना से पहले भी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसेक्यूटिवली 2 सालों से मनफी थी, अभी -7% पे है, मार्च में -3% पे थी, पिछले साल -1.8% पे थी। इसी तरह आपकी प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग जो हम 775 अरब पे छोड़ के गए हमारे साल में, जो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग क्या होती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों से कर्जा लेते हैं एक्सपेंशन करने के लिए, बैंकों से कर्जा लेते हैं अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट रिप्लेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरियात के लिए। यानी कि इन्होंने कर्जों की शरह इतनी ऊंची कर दी कि प्राइवेट सेक्टर ने इस साल 288 अरब बोरो किया है मई 30 तक, यानी कि खत्म हो गई प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, मनफी चलेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर मनफी ग्रोथ चला गया। और इन्होंने टारगेट 4.5% से मिस किया, इंडस्ट्रियल टारगेट ग्रोथ का मिस, एग्रीकल्चर टारगेट मिस, सर्विस सेक्टर का टारगेट मिस, जीडीपी का टारगेट मिस, और ये दूसरे साल हो गया है कि मिस किया। इसी तरह उन्होंने जो हकायक बयान किए, वो जो सबसे जो भयानक हकायक हैं वो ये है कि हमने जो अपने जो रेवेन्यूज़ हैं वो पिछले 2 सालों में बढ़ाए नहीं। जिस तरह यानी कि जो रेवेन्यू हम छोड़ के गए 3.84 ट्रिलियन का, अगले साल इन्होंने उससे कम कलेक्शन की, 3.82 ट्रिलियन की, और इस साल भी फिगर जो आ रहा है वो 3.9 का आ रहा है। फाइनल एक्चुअल जब आएगा तो मुझे लगता है ये भी 3.6 पे होगा। एक तरफ इनकी आमदन जो है वही की वहीं रुक गई या कम हो गई, और दूसरी साइड पे इनके यहाँ पर मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, और पहले हम आपको सुनवा दें कि ख्वाजा आसिफ साहब के जवाब में, रिस्पांस में असद उमर साहब ने क्या कहा है। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन वी विल गेट योर कमेंट ऑन दैट। फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था, फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था, 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पर तो आप आदादोशुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बरतानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है,
तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। बरतानिया जैसा सैकड़ों साल पुराना मुल्क आज तक तारीख में कभी एक महीने के अंदर 20% मईशत उनकी छोटी नहीं हुई। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। बरतानिया की मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। तो ये अब जो आदादो शुमार देख रहे हैं ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। जनाब, पहली चीज रेवेन्यू, मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था वहां से वापस 154 155 में। जी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने अभी असद उमर साहब का रिस्पॉन्स सुना है जो कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के जवाब में दिया। आपको क्या नजर आ रहा है, क्या ऑपोजिशन का हम मौकफ जो है वो उनका स्टैंड सही समझा जाए, या जो मौजूदा हुकूमत है असद उमर साहब जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो नंबर जो है वो वैलिड नजर आएंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं इसको बड़ी आसानी से क्लैरिफाई कर दूं कि 3 महीने यानी मार्च अप्रैल मई कोरोना का पीरियड था, जिसका कोरोना शुरू हुआ 23 मार्च से, और उसका इम्पैक्ट इस पीरियड में आस्ते आस्ते बढ़ता चला गया। उससे पहले अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें जो बाकी 9 महीने की थी, तो एग्रीकल्चर हमारा 3.5% टारगेट था, माइनस में 2.67 इन्होंने लिया। मैन्युफैक्चरिंग 2.3% था, माइनस में 2.64, माइनस से मुराद जीरो के भी नीचे आप गए। सर्विस सेक्टर 4.8 था, 0.59 है, और इसके अलावा जीडीपी जो 3.3% थी वो माइनस 0.4% है। तो ये तो बड़ी वाजह पता चल जाता है कि पूरे साल की कारकर्दगी भी उनकी मायूस कुन थी। अब वो उसके ऊपर सबका सब मलबा ना डालें। 3 महीने हैं जिसमें ग्रेजुअल इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी के 9 साढ़े 9 महीने आपके पास थे, उसमें कौन सा तीर मार लिया, ये है मेरा एक असेसमेंट। दूसरे, अब ये देखें ये कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हालात को बेहतर कर सकते हैं। इन्होंने खुद जीडीपी ग्रोथ जो 2.1% दी है, वो हमारे साथी ने सही कहा कि 1.5% नेगेटिव आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की हुई है। मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने सेट की, मेरा आज आर्टिकल जंग अखबार में छपा है, 0.7% की, यानी इन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि पिछली बार माइनस 2.67 रही है मैन्युफैक्चरिंग की, और इस साल इन्होंने 0.7% टारगेट रखा है, यानी 1% से भी कम। ये खुद कह रहे हैं कि अब सनत या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव इतने जल्दी नहीं हो सकता, तो इस पूरे साल में जो आने वाला है 1% से भी कम ग्रोथ रखी है। ये इनकी प्रायोरिटीज बतला रहे हैं, ये इनकी तरजीहात सनत के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये कितने ऑप्टिमिस्टिक है। उसके बाद आपको जो लोन की बात करें, $8 बिलियन हर एक साल लोन लिया है, $15 बिलियन के ये 2 सालों में लोन ले चुके हैं। स्टेट बैंक में जो हॉट मनी के नाम पे खेल खेला गया ट्रेजरी बिल की शक्ल में $3 बिलियन का, उसमें 90% जो है वो फंड वापस प्रॉफिट लेके जा चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिगर इससे बात कर रही है, ना सोचे आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई और क्या कह रहा है। फिगर जो ये कह रही है कि ना ये पिछले साल डेफिसिट को कंटेन कर सके, ना ये मार्कअप रेट इन्होंने जो ब्लेंडर किया बढ़ा के 13.25%, बैंक के लैंडिंग रेट हो गए 15-17%, जीरो एक्सपेंशन, जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जॉब ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक गई। फिर इन्होंने दूसरा खेल खेला रुपी डिवैल्यूएशन, जो आज वो बड़ा फख्र से कह रहे थे कि रुपी की डिवैल्यूएशन है। रुपी की डिवैल्यूएशन से जी एक्सपोर्ट खुल जाएगी, डॉलर पे डॉलर आ जाएंगे। एक डॉलर पिछले 5 साल में ग्रोथ नहीं हुई है एक्सपोर्ट में, जो मैं मुझे बतला दे 25 बिलियन था 2011 में, उसके बाद से कम ही होता गया है, वो 18 पे, 19 पे, 20 पे, 21 पे। तो आपकी कारकर्दगी है। ऑलराइट, यहाँ पर मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया। हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का भी
पर्सपेक्टिव लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। हमें इब्राहिम खान साहब ने कमिट किया है, वो अभी तक हमारे से कनेक्ट नहीं हुए हैं। बहरहाल जब वो हमसे कनेक्ट होंगे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो हम उनका रिस्पॉन्स ले लेंगे। राना एहसान अफजल साहब, अब ये जो हमें अभी असद उमर साहब ने बताया, वो कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत कर्जे ले लेकर इकोनॉमी चलाती रही है, उससे जो इकोनॉमी थी मुल्क की उसको नुकसान हुआ। फिर उन्होंने हमें फरवरी जो है वो नंबर्स भी हमें दिए हैं कि फरवरी तक जो हमारे रेवेन्यू में वो बता रहे हैं कि 17% इजाफा हुआ। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसमें भी पिछले 2 साल की निस्बत जो है 2% जो है वो इजाफा हुआ। फिर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो उसमें भी कह रहे हैं कि 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ था। ये वो सारे नंबर्स हैं जो फरवरी से पहले के हैं, जब कोविड जो है अभी नहीं पूरी तरह से जो है इंपैक्ट हुआ था उसका पाकिस्तान पर। हुकूमत का ये भी कहना है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन ठीक है और वो सही सिमत पर चल रही है। कोविड के आने से हालात जरूर खराब हुए, वरना इकोनॉमी बेहतरी की जानिब रवां दवा थी। तो अब सवाल तो फिर ये भी सामने आता है कि जो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उनकी जो इकोनॉमिक टीम है, उस पर जो तनकीद हमारे सामने होती हुई नजर आ रही है। अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब को भी देखा, वो बाकायदा कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब को और एसबीपी गवर्नर को जो है ईसीएल पर डाल दिया जाए। तो ये उनकी तनकीद जायज है, किस हद तक जो है ये वैलिड है? सबसे पहले तनकीद से शुरू कर लेते हैं। देखें, ये दोनों साहब जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान में, बल्कि इन पे तो ये भी तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान में टैक्स भी नहीं फाइल करते, टैक्स फाइलर ही नहीं है, क्योंकि ये आए अभी हैं पाकिस्तान में। तो इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? कल हुकूमत चेंज होगी या हालात चेंज होंगे, ये बक्से बंद करके जो हैं वो बाहर चले जाएंगे। शौकत अजीज साहब आपको नजर आए कभी पाकिस्तान में? तो पॉइंट सिर्फ ये था। दूसरा आ गया कि ये पहले भी जो है, ये हमारी बहस छोड़ दें, हम आपसे बहस करेंगे नंबर्स पे, फिगर्स पे, वो भी मैं कर लेता हूँ। आप मुझे किसी आम आदमी से पूछ लें, मिडिल क्लास के आदमी से पूछ लें कि भाई आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी बरकरार है क्या? जो आपकी तनख्वाह थी, जो 50,000 रुपए आप कमा रहे थे 3 साल पहले, आपका उसमें गुजारा हो रहा था, आज उसमें गुजारा हो रहा है? तनख्वाहें तो लोगों की नहीं बढ़ी ओवरऑल पाकिस्तान में। गरीब आदमी से पूछें जो 15,000 या 20,000 कमाता है कि क्या आपके हालात बेहतर हैं या खराब हैं? ये बजट क्या है? बजट अवाम के लिए ही है ना, ये पूरी मैनेजमेंट गवर्नमेंट की अवाम के लिए। आप अवाम से पूछें, अवाम की तो चीखें निकल गई हैं, अवाम के तो गुजारे नहीं हो रहे, वो भूख से मर रहे हैं, उधार पे चले गए हैं। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी इनके बकौल जीडीपी ग्रोथ रेट इनके बकौल 1.9% थी पिछले साल 2019 में। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.3%। इसका मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिली, आपकी ग्रोथ रेट ही ज्यादा, लोगों की जॉब्स कम हुई। इस ग्रोथ रेट के ऊपर ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इकोनॉमी बेहतर चल रही थी? और जो वो टैक्स की बात कर रहे हैं, मार्च की एंड में जो एफबीआर की कलेक्शन थी वो 3,000 अरब थी, और उसके अंदर भी वो सेल टैक्स जो जीरो रेटेड इन्होंने हमारे टाइम पे हमें ज्वाइन किया है जनाब महमल सरफराज साहिबा ने, सीनियर एनालिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। अस्सलाम वालेकुम महमल सरफराज साहिबा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम अगर पहले जो इकोनॉमिक पोर्शन है आज की इस सेशन में जो सामने आता है डिबेट में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान, उस पर पहले आपका व्यू अगर ले लें। जैसा कि हमने पहले बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब जो नंबर्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नए पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू वहीं खड़ा है जहां पुराने पाकिस्तान का था। नवाज शरीफ दौर में जीडीपी ग्रोथ 5.5 थी, इमरान खान दौर में जीडीपी -0.4 पर आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट की भी उन्होंने बात की है कि 1,500 अरब का नुकसान हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो कि 13.25 पर ले जाया गया था। तो आपको क्या नजर आ रहा है? फिर हम असद उमर साहब के भी रिस्पॉन्स आपके सामने रख चुके हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी पर इस वक्त हेड टू हेड नजर आ रही है हुकूमत भी और ऑपोजिशन भी, जबकि कोविड-19 एक और बड़ा चैलेंज जो भी इन लोगों ने मिलकर फेस करना है वो भी जूं का तूं खड़ा है। देखिए, थैंक यू नीलम फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मैं आपको पहली चीज तो ये कहूँ कि असल में जो ये बजट हुकूमत ने पेश किया है ये रियलिटी पे मबनी नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये रियल नहीं है, क्योंकि देखिए जो रेवेन्यू के टारगेट इन्होंने दिए हैं या इन्होंने जो जीडीपी की तरक्की का टारगेट दिया है, महंगाई का दिया है, टैक्स कलेक्शन का जो टैक्स इजाफे का इन्होंने दिया है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है। खास तौर पे यही कोरोना की चीज अगर आप जहन के अंदर रखें तो कोरोना के अंदर
तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी मईशत तो ऑलरेडी मंथली 0.4 पे चल रही है ना, और अभी तो ये प्रोजेक्शन है कि ये मंथली 1 या मंथली 2 या इवन मंथली 3 भी हो सकती है। तो इसलिए जो इन्होंने प्रोजेक्शंस रखी हैं कि टैक्स इतना ज्यादा 27% या जितना भी है वो बढ़ जाएगा, वो किस तरह से इजाफा होगा? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा तो इंडस्ट्री टैक्स देती है ना पाकिस्तान के अंदर। तो जब आपने इंडस्ट्री की तरक्की की शरह जो है वो उसमें आपने इजाफा कहा है कि 0.1% होगा, तो फिर किस तरीके से इंडस्ट्री इतना ज्यादा आपको टैक्स, आप किससे टैक्स इतना ज्यादा कलेक्ट करेंगे? और फिर एक और भी चीज है इसके अंदर नीलम, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि देखिए ये कोरोना तो चले अभी आया, 3-4 महीने हुए इस चीज को पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो उससे पहले 8 महीने थे उसके अंदर पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कितनी थी? असल प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये जो इन्होंने जो पिछला भी बजट जो दिया था उसमें भी जीडीपी जो है वो उनकी प्रोजेक्ट वो अचीव नहीं हुआ, टैक्स टारगेट नहीं अचीव हुआ, कलेक्शन भी कम थी, फिस्कल डेफिसिट नहीं अचीव हुआ। हफीज शेख साहब ने खुद भी माना कि हमने एम्बिशियस टारगेट दिए इस बार, और पता नहीं अगर अगस्त में होनी है कोरोना की तो फिर लग नहीं रहा कि इस तरह की चीजें जो है ये पूरी कर सकेंगे। और देखिए एक मार्जिन हम दे सकते थे अगर तो ये हुकूमत का पहला साल होता, तो हम कहते हैं चलो उन्होंने पहली दफा ये बजट दिया इस तरह का, अगर रियल नहीं दिया, रियलिटी पे नहीं भी मबनी, तो अगले चंद सालों में वो ठीक कर लेंगे, अगले साल बेहतर कर लेंगे वो। लेकिन ये तो अगर आप पिछले 2 साल जब से हुकूमत आई है तब से अगर आप उनके बजट और मिनी बजट और वो रिवाइज टारगेट देखते रहे तो फिर ये प्रॉब्लम तो है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन रेज होता है, जैसा कि हमें अभी बताया भी गया असद उमर साहब की जानिब से, जब उन्होंने काउंटर रिस्पॉन्स किया ख्वाजा आसिफ साहब को, वो कह रहे हैं कि यूके की इकोनॉमी भी हमारे सामने है, 20% ग्रोथ वहां पर उसकी इकोनॉमी में कमी हुई है, यूएस हमारे सामने है, ये वो जायंट्स हैं, सुपर पावर्स हैं, और उधर जो है तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इतना ऊपर गया है हमारे सामने। बिल्कुल, तो अब ये जब इतने बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो इकोनॉमी में सरनगू होते नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की तो फिर इतनी कोई ज्यादा हैसियत, वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग तो था नहीं कभी भी इकोनॉमिकली। वही मैं बात कर रही हूँ कि कोरोना वाली चीजों में तो वैसे ही आप इतने एम्बिशियस टारगेट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना है, पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन आना है, पाकिस्तान का भी एक रिसेशन आएगा जो कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने प्रिडिक्ट किया है। तो फिर आपने बजट थोड़ा सा रियलिस्टिक रखते हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर रियलिटी पे मबनी होता तो बेहतर होता है। इनको इवेंचुअली इनको रिवाइज भी करने पड़ेंगे टारगेट्स, और एक मिनी बजट भी इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले टारगेट्स तो अचीव होते नजर नहीं आते, क्योंकि एक कोरोना की वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है इस वक्त। तो बड़ी इकोनॉमीज ने सर्वाइव करी, तो हमारी तो इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरे हालात में थी। ये अब हम कोविड-19 की पॉलिसी डिस्कशन पर आ जाते हैं। राना एहसान अफजल साहब, हमने देखा कि जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कोविड-19 पर बात करते हुए कहा कि कोरोना पॉलिसी जो हुकूमत की है 3 माह पहले हम कंट्रोल कर सकते थे इस कोविड-19 को, ऐसा कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का, लेकिन पूरी कौम को वबा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद असद उमर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन की पॉलिसी है वो नाकाम हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल दी हमारे सामने हमें भारत की, कि भारत में जब लॉकडाउन किया गया उसके बावजूद वहां पे जो डेथ रेट था उसमें इजाफा होता हुआ नजर आया, और 65% लोग जो हैं वो इंडिया जैसे मुल्क में खिते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इवन के जो डेवलप्ड ममालिक थे, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो भी लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, और उनको भी लॉकडाउन खत्म करना पड़ा। तो ऐसे में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हम इल्जाम दर इल्जाम होता हुआ देखेंगे, या दोनों जानिब से, हुकूमत और ऑपोजिशन की जानिब से एक यूनाइटेड फ्रंट होता हुआ शायद नजर आए इसको? नीलम, इसमें मैं जल्दी से आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें हैं। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनी, ऑपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा नहीं किया गया, नेशनल पार्टीज़ को इकट्ठा नहीं किया गया, एक इंडिपेंडेंट जो है वो सोलो फ्लाइट ली गई। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई मैसिव मीडिया के ऊपर एडवर्टिजमेंट कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन नहीं नज़र आई। उसके बाद अवाम का एतमाद नहीं जीता गया, जिसके अंदर अवाम को प्रॉपरली, लोग यहाँ समझते रहे कोरोना है ही कुछ नहीं, ये हुकूमत को पैसे मिलते हैं, इस तरह के रूमर्स के साथ फाइट नहीं किया गया। उसके बाद SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ें, आप ये देखें कि अगर अभी के फैक्ट्स क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान में जो न्यू केसेस हैं, जो डेली केसेस हैं, उसमें पाकिस्तान पिछले कुछ काफ़ी दिनों से टॉप 5 में आ गया है। यानी कि दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं और हम टॉप 5 में हैं।
हम लोग ओवरऑल केसेस में नंबर 15 के अंदर हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्या हमारी पॉलिसीज ठीक चल रही हैं? हम दुनिया के वर्स्ट सिनारियो में आ रहे हैं कोरोना के, हम लोग बड़ी जल्दी से राइज कर रहे हैं टुवर्ड्स द वर्स्ट कंट्रीज विद कोरोना। तो ये पॉलिसीज क्या ठीक हैं? और अभी आप ये देखें कि इमरान खान साहब बज़िद थे कि लॉकडाउन मैंने नहीं करना, उनकी अपनी हुकूमत गई सिफारिशात लेके के लॉकडाउन कर दें, और अब शायद लाहौर को वो लॉकडाउन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तो इनकी इमरान खान साहब की अपनी सूबाई हुकूमतों से नहीं बन रही। आप छोड़ दें ऑपोजिशन की पार्टीज को कि वो उनके साथ कोई यानी कि हमें बुलाएंगे या हमारे से पूछेंगे या नेशनल कोहेजन यूनिटी की बात होगी, इनकी तो अपनी जो सूबाई हुकूमतें उनसे नहीं बन रही। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि अवाम जो है वो इसको सीरियसली लेना शुरू कर दे, और शायद लेना शुरू कर रही है, क्योंकि अब इतना फैल गया है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आ गया है, तो लोगों को अब शायद जो है वो एहसास हो गया कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर, और यही रीड मैं करता हूँ कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर। दुनिया कोरोना से शायद मूव ऑन कर जाए, ये हमारे गले पड़ा रहेगा जिस तरीके से हमारी हुकूमत इसको डील कर रही है। लेकिन यहाँ पर महमल सरफराज साहिबा, हम कल असद उमर साहब को देखते हैं कि वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सेशन के बाद जो मीडिया टॉक करते हैं, उस पे उन्होंने बड़े अलार्मिंग नंबर्स जो हैं वो बताए। वो कह रहे हैं कि जुलाई 12 लाख कोविड-19 के मरीज पाकिस्तान में। अगर अवाम ने एहतियात ना की तो कोविड-19 कोरोना वायरस बेकाबू हो जाएगा। और तो ये बहुत बड़ा नंबर जो है हमें दे दिया गया है, और उन्होंने प्रीवियसली लेकर चले थे किस तरह से इसमें जो है इंक्रीज हुआ था। और फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पहले आपको शॉर्ट सुनवा दें कि उन्होंने क्या कहा है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अब किस तरह से लाहौर में इस कोविड-19 से मुतासरा इलाकों को जो है सील करने जा रही है। लेट्स लिसन to this first, then we will take your comment on this. तो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें, वो है शादरा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्टर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाजत मिलेगी। एक जो मुसलसल, कई दफा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल, मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह। जी महमल सरफराज साहिबा, ये हमें अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बता रही थी कि लाहौर के जिन इलाकों में कोविड-19 के केसेस ज्यादा हैं उनको सील किया जा रहा है। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो सवालात उठ रहे हैं वो ये हैं कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी दुरुस्त साबित होगी? और लाहौर में तो फिर हर जगह ही कोरोना वायरस मौजूद है, उसके केसेस जो है वो मौजूद है, और सिर्फ चंद इलाकों को बंद करके क्या इस पे कंट्रोल पा लिया जाएगा? आपको याद होगा कि वो एक स्टडी जो लीक हो गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर तो 6 लाख से ज्यादा लोगों को एक्चुअली कोरोना वायरस शायद है, और कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये ना पाया जाए। जिस पे खैर गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन या डिनाइल जो भी चीजें हैं वो आ गई थी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए ये नंबर्स भी बड़े अलार्मिंग हैं जो असद उमर साहब ने दिए, और
अब स्मार्ट लॉकडाउन करें या उसको सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, जो भी ये कर रहे हैं ये अच्छी चीज है। उसको कंटेन करने के लिए स्प्रेड को ये होना ही था, और ये हम तब से कह रहे थे कि इनको शायद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत ही अपोज कर रही थी ना लॉकडाउन को, लोग तो फिर भी कह रहे थे, लेकिन हुकूमत कह रही थी कि मईशत नहीं चलेगी। मसला 2-3 है नीलम साहब। एक तो ये है कि पहली चीज, पहले दिन से बड़ी कंफ्यूज मैसेजिंग दी गई। पहले कि फ्लू है, नहीं है, जानलेवा है, कितना जानलेवा है, नंबर्स प्रोजेक्शन से बड़े कम है हमारे, अच्छा हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम बड़े बच गए हैं, कर्फ्यू लगाना है, लॉकडाउन करना है, क्या करना है, मतलब इस तरह की जो एक मैसेजिंग दी गई, डाउन प्ले किया गया एक बहुत बुरे तरीके से इसको। फिर जिस तरीके से हमारी जो पॉलिसी थी कि ये ईद से पहले खोल दिया गया, जब ईद से पहले आपने जब खोला है तो आपने देखा है कि असल में लोकल ट्रांसमिशन वहां से कितनी हुई। फिर उससे पहले अगर आप देखें तो ये तासान और बाकी जो भी इस तरह की जगह थी जहाँ से आया था ओरिजिनली पाकिस्तान के अंदर, तो उनको किस तरह से मिसहैंडल उस सिचुएशन को किया गया। ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होंगे, चले उस चीज को भी छोड़ देते हैं। अब तो इस बात को 26 फरवरी को गालिबन पहला 2 केसेस आए थे ना, तो अब तो इस बात को 3-4 महीने भी होने वाले हैं। उन 3-4 महीनों में अंदर क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या पॉलिसी बनाएगी कि नहीं, या सिर्फ यही है कि अब देख लेंगे जो भी होगा। मेरे ख्याल में एक तो ये कंफ्यूज पॉलिसी का एक बड़ा मसला है उसकी वजह से। और जो जहां तक यास्मीन साहिबा ने ये बात की कि हम न्यूजीलैंड से या बाकी ममालिक से जिन्होंने कंट्रोल कर लिया उनकी पॉपुलेशन कम है, देखिए खाली पॉपुलेशन तो एक फैक्टर है ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि नीलम साहब कि पॉपुलेशन तो एक फैक्टर है ना। असल में उन्होंने लॉकडाउन किए, उन्होंने एग्रेसिव टेस्टिंग की। हमारे यहाँ तो उस तरह की टेस्टिंग हुई नहीं क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी शुरू में। बाद में जो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाई है उसके मुताबिक भी अभी हमारे टेस्ट शायद उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। तो लॉकडाउन का भी एक फायदा तभी होता है जब आप टेस्टिंग करें और आप आइडेंटिफाई कर लें क्लस्टर से कहाँ पे, फिर आप उस चीज को मैनेज करते हैं। ये खाली न्यूजीलैंड की बात नहीं है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है और बड़े इस तरह के ममालिक है जहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली इसको काफी हद तक जो है उन्होंने वो किया है उसको कंट्रोल। तो असल मसला ये है कि देखिए जिस तरह आपने पहले मईशत की बात की और दूसरा आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, हमारा हेल्थ सेक्टर और मईशत इस चीज से डील कर ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी हॉस्पिटल जो है दे आर टर्निंग अवे पेशेंट्स। तो आप मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता ये मिलियन या इससे ज्यादा बढ़ गए केसेस, तो फिर क्या करेंगे? ये यहाँ पर हम एनसीओसी के नंबर सामने रखना चाहेंगे राना एहसान अफजल साहब। अब ये एनसीओसी के मुताबिक जो आदाद शुमार है वो एक दिन में कोविड के 5248 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, और उसके बाद अब जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो नंबर है मुतासरा अफराद का कोविड-19 से, वो 1,44,478 तक पहुंच गया। यानी मोर और लेस हम लोग 1.5 लाख को टच करना शुरू हो गए हैं। और अगर इसको प्रोविंसेस वाइज हम ब्रेक डाउन कर दें तो पंजाब में कोविड के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, जहां अब तक 54,138 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। सिंध में 53,805 805 पेशेंट्स हैं कोविड-19 के। केपीके में 18,000 और बलूचिस्तान में 8,000, इस्लामाबाद में 8,000, आजाद कश्मीर में 647 और गिलगित बिल्तिस्तान में 1,129 केसेस सामने आ चुके हैं। तो नंबर्स तो अभी भी अलार्मिंग है, लेकिन जो हमारे सामने फोरकास्ट असद उमर साहब दे गए हैं, अगर लेट्स सपोज हम उसको अगर इन रेंज रखें और उसको हम अगर खुदा ना ख्वास्ता गॉड फॉरबिड ये नंबर अगर आगे जाकर सही साबित हो जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी, हमारी हेल्थ रिसोर्सेज तो कहीं से भी इसका मैच नहीं हो पाएंगे। तो इस वक्त जो ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी लगाई जा रही है ये दुरुस्त है? क्या आपको लगता है कि इस स्मार्ट लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करवा सकेगी हुकूमत? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो रेगुलर लॉकडाउन हुआ था उसमें किसी किस्म का एसओपी पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ था, ना अवाम की जानिब से ना ही शायद हुकूमत की जानिब से वो कैपेसिटी थी उसको इंप्लीमेंट करने की। अगर हुकूमत अपनी रेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत किस नाम की? फिर तो हुकूमत है ही नहीं। तो ऑब्वियसली हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि हुकूमत इंप्लीमेंट कराएगी। और देखें, ये जो नंबर्स आपने बताया, मैं पहले कह रहा हूँ पाकिस्तान टॉप 5 में है न्यू केसेस में, और इन्होंने कहा कि आप हमारा कंपैरिजन न्यूजीलैंड के साथ ना करें, तो आप इनका कंपैरिजन इंडिया के साथ कर लें जिसकी पॉपुलेशन हमारे से 8 से 9 गुना ज़्यादा है। वहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो 7 से 8 हज़ार आ रहे हैं, और हमारे जो अच्छा, और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो अमेरिका में टेस्टिंग हो रही है 3 लाख से 4 लाख लोगों की डेली बेसिस पे, और वहाँ भी ये डिबेट चल रही है कि टेस्टिंग ना काफ़ी है। तो हमारी टेस्टिंग अभी 30,000 के लगभग है, 20 से 30,000 के दरमियान में। तो ये जो नंबर है ये तो टोटली डिपेंडेंट है कि आप कितने टेस्ट करें।
आपकी भी टेस्टिंग कैपेसिटी मैं समझता हूं कि हम नहीं बढ़ा सके, हम अब स्टक हो गए 20 से 30,000 पे, तो आप टेस्टिंग तेज कर लेंगे तो आपके ये नंबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और वो जो एस्टिमेट जो पंजाब हुकूमत ने दिया वो भी सैम्पल टेस्टिंग थी, विच इज़ किसी हद तक आप इसकी एक्यूरेसी होती है 90% या 95% एक्यूरेसी होती है कि आप सैंपल ले लेते हैं एक इलाके का, रैंडम टेस्टिंग करते हैं और उसी से फिर आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस इलाके में कितनी जो है वो कोरोना फैला हुआ है। और उनके अपने अंदाजे के मुताबिक 6,70,000 लोगों को कोरोना था 15 मई में लाहौर के अंदर। तो आप देखें, और अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि अभी इस वक्त आपके गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर हम दो इश्यूज को हम जो है साथ साथ लेकर चल रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। हमने देखा कि हमारे सामने जो है बजट 2021 जो है वो पेश किया जाता है। अब आज हमारे सामने पंजाब का 2,240 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। और इस बजट के अगर हम मेजर पॉइंटर्स आपके सामने रख दें तो इसमें भी सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा नहीं किया गया है। इस पंजाब बजट में एग्रीकल्चर के लिए 31 बिलियन और 73 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं। एजुकेशन के शोबे में 391 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं। और कोविड-19 के बायस जो पड़ने वाले असरात हैं उनसे निमटने के लिए इस बजट में 1 खरब 6 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। और जो तरक्याती बजट है उसकी मद में 3 खरब और 37 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए। तो अब आप इस प्रोविंशियल लेवल पर अगर बजट की हम बात कर लें तो ये पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसके इस मौजूदा बजट को कोविड-19 के सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने जो मुझे स्टैटिस्टिक दिए उसमें तो पंजाब के बजट में कोविड के लिए ना कोई डायरेक्शन मिलती है, ना उसके लिए एलोकेशन नजर आता है, ना कहीं से कोई फंड मुख्ता से ऐसे नजर आते हैं कि जो अगर अलार्मिंग नंबर पहुंच जाए तो उस कंटीजेंसी को फेस किया जा सके। मैं ये समझता हूँ यही मरकज के बजट में भी है कि उसमें भी उन्होंने कोरोना वायरस के प्रोस्पेक्ट में कोई ऐसी एलोकेशन, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी फंड जो है मुख्तस नहीं किए हैं जो उस सिचुएशन में जहाँ सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है, जिसके चांसेस हैं उससे पूरा किया जा सकता है। अब जहाँ तक सवाल है, आपने एक बात कही कि बजट में जो एलोकेशन है, बजट में ये 3 महीने के लिए रिव्यू है। उसके बाद IMF ने कहा कि हम दोबारा आपका जायजा लेंगे, उसके बाद फंड जो रेवेन्यू कलेक्शन की टारगेट है वो दोबारा हम तय करेंगे। क्योंकि अब इस बार वो बात कर रहे थे 5,100 बिलियन की, हमने सेटल किया 5,950 पे, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो सही आप कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद, इसके माने आप मिनी बजट की बात कर रहे हैं। जब आप मिनी बजट की बात कर रहे हैं 3 महीने या 6 महीने के बाद, दैट डिजास्टर फॉर एनी इन्वेस्टर, फॉर एनी बिजनेसमैन, ही कैन नॉट टेक ए पोजीशन कि मिनी बजट में पॉलिसियां चेंज होती है, नए टैक्सेस लगाते हैं, नई ड्यूटियां लगती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी हटती है, रॉ मटेरियल से विड्रॉ होती है, दूसरी चीजों पे, तो कोई चीज भी सर्टेन नहीं है। इस बजट में जो चीजें हैं वो एडॉक मेजर जिसको हम कहते हैं वो बना रहे हैं, और एडॉक मेजर्स या अनसर्टेन स्टैटिस्टिक पे, फिगर्स पे, डेटा पे जो होते हैं वो मैशर जो है वो लाइव नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि इनको बाय फोर्स विलिंगली यहाँ जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डेयरीज पे, लाइव स्टॉक पे, फिशरीज पे, IT के ऊपर, डोमेस्टिक कॉमर्स पे और हलाल मीट पे। ये वो सेक्टर हैं जो इंडिजिनस हैं, जो मुकामी हैं, उनमें पोटेंशियल है। सालत इतनी जल्दी अपनी उठते, ये लिख ले मेरी बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट इतनी जल्दी रिवाइव नहीं हो रही, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये सेक्टर्स हैं जिनको फोकस करना होगा हमें और हुकूमत को, और ये इंडिजिनस है, ये मुकामी है और इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वक्त कम रह गया है। अमल सरफराज साहिबा आपकी जानिब आएंगे और हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शुगर स्कैंडल है उस हवाले से है। हमने देखा कि चीनी सस्ती के हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब जो है उन्होंने चीनी सस्ती करने के हुक्म पर जो अमल दरामद था उस पे वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर साहब से रिपोर्ट तलब करते हैं और इस्तिफसार करते हैं कि हुकूमती इदारों को शुगर मिल्स ओनर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का
हुक्म इम्तना चीनी सस्ती करने से मशरूत था। तो फिर सवाल तो ये भी सामने आ रहा है कि चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का क्या बना, ये सवाल उठाया गया आज। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शुगर स्कैंडल हमारे सामने आया, पब्लिक हो गई रिपोर्ट, और अब ये जो इस वक्त हमारे सामने प्रोसेस हो रहा है हियरिंग का, ये आपको क्या कुछ बेनिफिट, कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? शाहजेब खानजादा साहब ने बहुत अच्छा शोज भी किए हैं और उन्होंने एक्चुअली ये बताया भी कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो ये 80 रुपए से ऊपर पे ले रहे हैं। हालांकि मार्केट के अंदर जो है इसकी प्राइस कम थी। जो कैंडी इंडस्ट्रीज या कोला इंडस्ट्रीज जो लेती हैं, शुगर खरीदती हैं, वो कम पे ले रही थी। और यूटिलिटी स्टोर जो कि एक्चुअली सब्सिडाइज रेट पे वैसे बेच रही है शुगर, लेकिन ये कि जाहिर बात है बजट में से ये गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो वो मिल को ही फायदा हो रहा था। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट का अगर इससे वाकई इससे कीमतें कम नहीं होंगी और कोई एक रेगुलेशन का मेथड नहीं बनेगा तो फिर हमें इस रिपोर्ट का क्या फायदा है? क्या सिर्फ कुछ मैंने पॉलिटिकल लोगों को उनको अरेस्ट करना है या क्या करना है, बस सिर्फ वही है, लेकिन अगर इसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता तो फिर फायदा नहीं है। ठीक, क्विकली मिर्जा इख्तियार बेग साहब 10 सेकंड्स आपके पास, क्या फरमाइएगा इसी सवाल पर? हम अगर आप हमें इजाजत दें तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जो रिस्पांस था वो कहते हैं कि खतो किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी जो है वो 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं है, क्या फरमाइएगा? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं दो चीजों पे प्राइसिंग पर बिलीव करता हूँ। एक डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई और तलब जो मार्केट में प्राइस फिक्स करती हैं, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। इस वक्त जो कोर्ट ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से प्राइस की है और वो लोग उसको देने के लिए तैयार है, उसके माने वो मार्जिन था उसमें और उन्होंने अपना मार्जिन कम करा है। अब बीच के जो दूसरे लोग हैं जरूरी नहीं है कि वो भी अपना मार्जिन कम उन्होंने कर दिया है, वो शायद दूसरे मार्जिन पे जो रिटेलर है वो इंसिस्ट करना चाह रहा होगा और यही वजह है कि वो 70 रुपए से। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, डिप्टी कमिश्नर का महमल सरफराज साहिबा आपका, राना एहसान अफजल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, चलते चलते एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि एहतियात एहतियात और एहतियात। एहतियात में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर और दूसरा मास्क पहनने का फैक्टर जो है वो इंतहाई अहम है। NCOC के नंबर हमने आपके सामने रख दिए हैं कि आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में कोविड के 5240 नए केसेस जो हैं, बल्कि 240 प्लस नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। See you all tomorrow night. Until then, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।